130वें संशोधन के जरिए मोदी सरकार एक ऐसा एक्ट लाने जा रही है जिसके जरिए मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को उनके पद से बर्खास्त किया जा सकेगा। मैं इन तीनों विधेयकों का पुरजोर विरोध करता हूं। अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. मुझे सुनो ना। सत्तापक्ष और विपक्ष में यह बहस शुरू हो गई है कि वोट चोरी के मामले को दबाने के लिए कभी कुत्तों का शेल्टर होम्स भेजने का फरमान आ जाता है, सेलिब्रिटीज को सड़कों पर उतार दिया जाता है, तो कभी कोई संशोधन बिल पेश कर दिया जाता है। अभी इसके बाद कश्मीर के स्टेटहुड पर भी एक बिल पेश किया जाना बाकी है। मतलब साफ है, जब वोट चोरी के खिलाफ देश एकजुट होने लगा था तो जनता विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए बिल पेश कर दिया गया। कुत्तों तक तो चलो ठीक था, लेकिन इस 130वें संशोधन में सरकार विपक्ष को मिटा देने की मंशा के साथ अगले चुनावों की तैयारी करने जा रही है। अगर प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या फिर मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री कोई भी लगातार 30 दिनों तक गंभीर आपराधिक मामले में हिरासत में रहता है तो उसकी कुर्सी अपने आप छिन जाएगी। 2018-19 में ईडी को सुपर पावर शायद इसी दिन के लिए दे दी गई थी। सुपर पावर यह थी कि ईडी पहले किसी को गिरफ्तार खुद शिकायत करके नहीं कर सकती थी जब तक किसी एजेंसी ने उस पर कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज ना कर ली हो। लेकिन मोदी सरकार ने पीएमएल एक्ट लाकर ईडी को अधिकार दे दिया था कि आप किसी को शक के बिना पर उठाकर ले जा सकते हैं, उसे पूछताछ कर सकते हैं और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में रख सकते हैं। इस बिल के आने के बाद ईडी के केसेस में सैकड़ों प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन ईडी का कन्विक्शन रेट गिरता चला गया था। नेताओं, मंत्रियों, यहां तक कि मुख्यमंत्रियों पर भी छापे मारे गए और हिरासत में लेकर उन्हें बदनाम किया गया, उन पर केस दर्ज किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में या तो वो नेता बरी हो गए या फिर केस कोर्ट में कमजोर पड़ गया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी इस बात की गवाह है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का मामला इस बात का गवाह है। उनके मामले में तो जांच एजेंसी सबूत तक पेश नहीं कर पाई और उन्हें कुछ ही दिन पहले क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन जो फायदा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था वो तो मिल ही गया। दिल्ली उन्होंने जीत ही ली। ऐसे ही झूठे मामले इस विधेयक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या ये विधेयक किसी साजिश का हिस्सा है? क्या इसे विपक्ष को अपंग करने के लिए लाया जा रहा है? क्या इस संशोधन के बाद केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को डरा धमकाकर भाजपा में शामिल करने में और बढ़ जाएगा? विपक्ष इसे कैसे काउंटर कर सकेगा और जो वोट चोरी का मुद्दा ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है वो कैसे फिर से जीवंत हो पाएगा? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। 130वें संशोधन के बाद राज्य और केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक को अगर किसी मामले में 5 साल की सजा सुनाई जाती है और अगर वो 30 दिन जेल में बिताते हैं तो उन्हें उसके पद से बर्खास्त मान लिया जाएगा। 20 अगस्त को यह बिल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किया गया, जिसके विरोध में विपक्ष ने बिल की प्रतियां फाड़कर अमित शाह की तरफ फेंक दी। विपक्ष जानता है कि इस बिल का इस्तेमाल उनके नेताओं को तोड़ने के लिए किया जाएगा और इलेक्शन जीतने के लिए किया जाएगा। विपक्ष ये भी जानता है कि इस बिल के तहत ना तो करोड़ों के घोटाले में नामजद भाजपा के नेताओं पर कोई कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो या अजित पवार हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो। इस बिल के तहत आरोप के सिद्ध होने तक का वेट नहीं किया जाएगा। कोई 30 दिन की हिरासत में है तो पद उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे में बचने का एक ही तरीका बचेगा, भाजपा की वॉशिंग मशीन, वही काम आएगी। ये संशोधन इसलिए हो रहा है ताकि राज्यों में विपक्ष की सरकारों को अस्थिर किया जा सके, जोड़ तोड़ करके वहां भी अपनी सरकार बनाई जा सके। This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail उनके party. अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति या सरकारी एजेंसी इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर करके उन्हें जेल भेज सकती है? यानी इस बिल में पीएम को शामिल करने का उद्देश्य सिर्फ यही है, सिर्फ इतना ही है कि किसी के दिमाग में सीधे सीधे ये ना आए कि ये बिल सीधे तौर पर विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का है। अगर ऐसा कोई सवाल किसी के मन में आता है तो सत्ता पक्ष कह सकेगा कि देखो हमने प्रधानमंत्री को भी शामिल किया है। क्या अब भी कोई डाउट है ये बिल किसके लिए लाया जा रहा है? इस सवाल में क्या कोई व्यक्ति या सरकारी एजेंसी इतनी हिमाकत कर सकती है कि वो जज लोया की हत्या के आरोपियों को जेल भेज सके?
अगर बीते कुछ सालों के इतिहास को उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर ही रही थी। विपक्षी मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर धड़ल्ले से केस दर्ज किए जा रहे थे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को तो जेल तक जाना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। कहा गया कि नई शराब नीति के जरिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने लाइसेंसधारियों से रिश्वत ली है, जिसका इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार में किया गया है। ईडी, सीबीआई दोनों ने जांच शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ महीने में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए, लेकिन उन्हें जेल में रहने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। आम आदमी पार्टी को न सिर्फ लोकसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी, बल्कि दिल्ली की सीएम की गद्दी से भी हाथ धोना पड़ गया। कानूनी जानकारों की माने अगर तो ईडी और सीबीआई अब तक ऐसा कोई पक्का लेन देन, रसीद, बैंक रिकॉर्ड या डिजिटल प्रमाण नहीं पेश कर पाई है जो ये साबित करे कि आम आदमी पार्टी ने रिश्वत ली या केजरीवाल इसमें शामिल थे। केस पूरी तरह से कमजोर नजर आता है, लेकिन इसका मकसद पूरा हो चुका है। छवि खराब हो चुकी है, चुनाव जीता जा चुका है। इसी तरह ईडी, सीबीआई ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर भी केस दर्ज किया था। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले को लेकर खनन घोटाले तक कई मामले चल रहे हैं। 31 जनवरी 2024 की रात ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को पार्टी टूटने का डर सताने लगा कि कहीं भाजपा उनके नेताओं को तोड़ न ले जाए। ये हुआ भी, लेकिन तब जब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आ गए, हेमंत सोरेन के बाहर आते ही सीएम बनाए गए चंपई सोरेन बागी हो गए। हेमंत की पार्टी के कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। यानी भाजपा अब तक जो करती आई थी उसमें मेहनत बहुत लग रही थी। नेताओं को तोड़ो, इंतजाम करो होटल का, उनमें ठहराओ उनको, पैसा भी बहुत खर्च हो रहा था। इसलिए ये बिल आकर शायद वो चाहती है कि जेल में डालने के बाद अपने आप विपक्षी नेताओं का पद चला जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े, किसी को कन्विंस ना करना पड़े, किसी को पैसे ना देना पड़े। जानकारों की माने तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल का मामला घोटालों से ज्यादा राजनीतिक फायदे का है। जानकारों को क्या माने, हमको भी लगता है, आपको भी लगता ही होगा। दिल्ली में भाजपा ने जहां केजरीवाल चोर है के नारे से सत्ता हत्या ली, वहीं झारखंड में जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। इन 2 मुख्यमंत्रियों के अलावा और मामला है जो बेहद दिलचस्प है। यह मामला है दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। सत्येंद्र जैन पर जांच एजेंसियों ने एक के बाद एक कई केस लाद दिए। जैन पर पीडब्ल्यूडी भर्ती स्कैम, सीसीटीवी प्रोजेक्ट स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी संपत्ति के तहत कई केस दर्ज किए। 30 मई 2022 को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्हें सुपर पावर मिल चुकी थी पीएमएलए के तहत। उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा और लगभग 18 महीने जेल में रहना पड़ा। लेकिन अंत में क्या हुआ, सीबीआई ने कहा हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी गई और ईडी को फटकार सुनने को मिली। आज हालत यह है कि सत्येंद्र जैन पर चल रहे 2 बड़े केस, पीडब्ल्यूडी भर्ती और बेनामी संपत्ति केस, बंद हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन पर बीजेपी की शह पर केस दर्ज किया गया था। जानबूझकर उन्हें जेल में रखा गया ताकि आम आदमी पार्टी की साख को बट्टा लगाया जा सके और सत्येंद्र जैन का सियासी भविष्य बर्बाद हो जाए। केजरीवाल, हेमंत सोरेन और सत्येंद्र जैन ही नहीं, ये फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे और भी कई विपक्षी नेता हैं जिन पर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़े नाम हैं वो हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ईडी ने दोनों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड स्कैम का आरोप लगाया है। ईडी का दावा है कि राहुल, सोनिया ने यंग इंडियन नाम की शेल कंपनी के जरिए $300 मिलियन से अधिक मूल्य की संपत्ति अवैध रूप से हासिल की है। इसके अलावा कांग्रेस नेता और आंध्र प्रदेश के सीएम सिद्धरमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, पी चिदम्बरम, कीर्ति चिदम्बरम, आप नेता मनीष सिसोदिया, जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला, टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत जैसे दर्जनों नेता हैं जिन पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किए हैं। लेकिन इस फहरिस्त में एक नाम और है, वो है लालू परिवार का, और बिहार इलेक्शन नजदीक हैं। विपक्षी दलों पर जिस तरीके से एक के बाद एक मुकदमे लादे गए हैं या लादे जा रहे हैं, उससे कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि जांच एजेंसियां आखिर विपक्ष के ही सांसदों को ही टारगेट क्यों कर रही हैं? बहुत ही सतही सवाल है, लेकिन है। क्या भाजपा और एनडीए में सारे ईमानदार ही भरे पड़े हैं? सवाल यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा, शुवेंदु अधिकारी, अजित पवार जैसे नेता जैसे ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं। लेकिन कैसे हो जाते हैं? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उन पर मेहरबान कैसे हो जाती है?
केस कमज़ोर कैसे हो जाते हैं, केस बंद कैसे हो जाते हैं, इस पर हमारा डिटेल वीडियो है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। बीते 10 साल की अगर बात करें तो ईडी ने करीब 5892 मामले मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किए, जिसमें सिर्फ 8 मामलों में 15 लोगों को दोषी ठहराया जा सका है और सिर्फ 1398 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में 193 केसेस ईडी ने नेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं, लेकिन दोषसिद्धि सिर्फ 2 मामलों में हो पाई है। यानी कन्विक्शन रेट कितना है, आप गणित के अध्यापक हैं या छात्र हैं तो लगा लीजिए हिसाब, यानी कि सिर्फ 1% मामलों में ही ईडी सफल रही है। ये वो फैक्ट्स हैं जो इन नए विधेयकों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि जब ऐसे कानून नहीं है तब विपक्ष पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है और उन्हें जोड़ तोड़ कर सरकार गिराई जा रही है। जब ये बिल पारित होकर कानून बन जाएगा तब क्या होगा? क्या विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जांच एजेंसियां निशाना नहीं बनाएंगी? क्या जोड़ तोड़ की सियासत के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा? जाहिर सी बात है कि अब भाजपा की वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बढ़ जाएगा और गाज गिरेगी पश्चिम बंगाल पर, बिहार पर, उन सभी स्टेट्स पर जहां भाजपा की सरकार नहीं है। सवाल गंभीर है जिनका उत्तर मोदी शाह को देना है, क्योंकि जिस तरीके के आरोप इस विधेयक पर लग रहे हैं वो न सिर्फ संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं बल्कि लोकतंत्र के मूल्यों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, क्या राय है आपकी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।